और ऐसे प्रयासों की निगरानी करे, उनका समन्वय करे और ऐसे प्रयासों को कार्यान्वित करे, क्योंकि इस गैंग को तोड़ना आसान बात नहीं है, इस सिंडिकेट को तोड़ना आसान बात नहीं है। इसलिए गृह सचिव की अध्यक्षता में ऐसी सेल काम करनी चाहिए और गोपनीय तरीके से कार्य करनी चाहिए। और इस सेल को मदद सभी एजेंसियां देंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज देंगी, रॉ देगी, आईबी देगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मदद देंगी, सीबीआई जैसे एजेंसीज इसको मदद देंगी, जिससे कि यह एजेंसी प्रभावी तरीके से, यह नोडल सेल प्रभावी तरीके से कार्य कर सके और इस सिंडिकेट को, इस नेक्सस को तोड़ सके। हालांकि इस रिपोर्ट को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। ये तो रिपोर्ट की बात थी जो हमने बताई। अब इस रिपोर्ट का हश्र क्या हुआ, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1993 में हमने बताया 5 अक्टूबर 1993 को रिपोर्ट आई, लेकिन यह एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, इसलिए पब्लिक नहीं की गई। लेकिन 1995 में 1995 में इस रिपोर्ट को सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा। संसद में ऐसा घटनाक्रम घटा कि सरकार को इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा। और 1995 में जब यह रिपोर्ट संसद के सम्मुख प्रस्तुत की गई, तब लोगों को पता चला कि ऐसी कोई समिति बनाई गई थी और उसने इतनी रिपोर्ट में अपनी गंभीर बातें कही हैं या गंभीर मुद्दों को उठाया है। लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। हश्र कैसा है, ये आप सुनेंगे तो आपको बड़ी निराशा होगी। 100 पन्नों की रिपोर्ट है ये, वोहरा समिति की रिपोर्ट 100 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन केवल 12 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। 1995 में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, 1993 में नहीं की गई। और 1995 में जब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो केवल 12 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई 100 पन्नों में से। यानी आज भी जो 88 पेजेस हैं, जो 88 पन्ने हैं, वो पर्दे के पीछे हैं, नेपथ्य में हैं। हम नहीं जानते कि उनमें क्या लिखा है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, बहुत गंभीर बातें लिखी हैं, इसीलिए वो पर्दे के पीछे हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयत्न नहीं किया गया, उसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन उस प्रयास की चर्चा करें उससे पहले हम यह भी बता दें कि एन वोहरा रिपोर्ट में जो भी मुद्दे गंभीरता के साथ उठाए गए और उसके लिए जो समाधान के उपाय सुझाए गए, उनमें से किसी भी सुझाव पर प्रभावी अमल नहीं हो सका। कुछ एक छोटी सी बातों को छोड़कर, जैसे ब्रिटेन में आपराधिक समूहों पर नियंत्रण करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता रहा कि वहाँ बैंकों में बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ ले लेती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ ले लेती हैं और उस बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखी जाती है बैंकों की मदद से। इससे अपराध को नियंत्रित करने में सुविधा हुई है। अब भारत में पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार के कदम उठाए हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए, 1 दशक भी नहीं हुए। और इस प्रकार एन वोहरा रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार ने इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। यहां तक कि कोई नोडल सेल भी नहीं बनाई गई जो इस प्रकार के सिंडिकेट को तोड़े। तो सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, पर किसी भी सरकार ने ऐसी इच्छा शक्ति प्रदर्शित नहीं की कि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। अब दूसरी बात करते हैं कि रिपोर्ट का केवल एक छोटा सा हिस्सा सार्वजनिक किया गया और रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए प्रयास हुआ। उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया गया, मुकदमा दायर किया गया कि रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया जाए। हमें पता तो चले कि कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, कौन से पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, वे क्रिमिनल गैंग्स के साथ रिश्ता रखते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन पर कार्यवाही। इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। लंबी सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, वह निर्णय भी बहुत अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता। मांग यह की गई थी कि रिपोर्ट के अन्य हिस्सों को भी सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोग जान सकें कि रिपोर्ट में किन बातों का समावेश किया गया है। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद, सरकार के तर्क सुनने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने
यह निर्णय दिया कि रिपोर्ट के जो अंश सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, सरकार को उन्हें सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इसके लिए सरकार को आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि लोकहित के आधार पर रिपोर्ट के ऐसे हिस्से को सार्वजनिक करने की मांग की गई है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि लोकहित के ही आधार पर रिपोर्ट के हिस्सों को सार्वजनिक कर देना सार्वजनिक न करने से अधिक गंभीर परिणाम देगा। यानी अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी जाए तो अधिक गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, अगर सार्वजनिक न की जाए तो उसके परिणाम तुलनात्मक रूप से कम गंभीर होंगे। और इस प्रकार न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार को ऐसा आदेश देने से मना कर दिया जिससे वोहरा समिति की रिपोर्ट के उन पन्नों को, उन हिस्सों को सार्वजनिक किया जा सके। न्यायालय ने तर्क दिया, या न्यायालय के सामने जो तर्क दिया गया, न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि अगर रिपोर्ट के उन हिस्सों को सार्वजनिक किया जाता है तो इससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कैसे करती हैं हम नहीं जानते, लेकिन रिपोर्ट के उन हिस्सों को सार्वजनिक करने से इस पर वाद विवाद खड़ा होगा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्यप्रणालियों पर प्रश्न उठाए जाएंगे और उन्हें जानने का प्रयत्न किया जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए अधिक उचित नहीं होगा। दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा डेटा कलेक्ट करने के अपने अलग तरीके हैं, अपने विशेष तरीके हैं, जिनके माध्यम से इंटेलिजेंस एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती हैं। और जब इंटेलिजेंस एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती हैं और किसी पर कोई आरोप लगाती हैं या किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य एकत्र करती हैं, तो उनमें लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय के प्राकृतिक नियम का पालन नहीं होता। न्याय के प्राकृतिक नियम का पालन नहीं होता, इसका आशय क्या है? न्याय के प्राकृतिक नियम का पालन नहीं होता, इसका आशय है कि जिन लोगों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्हें सुने बिना, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना उनके विरुद्ध सारी जानकारियां, सारे तथ्य, सूचनाएं एकत्र कर ली जाती हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर, यानी आईबी और रॉ की रिपोर्ट के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई हैं, उस रिपोर्ट के केवल उन्हीं हिस्सों को सार्वजनिक किया जा सकता है जिन्हें सरकार उचित समझती है। जिन्हें सरकार उचित नहीं समझती उन्हें सार्वजनिक करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के कदम को उचित ठहरा दिया। नतीजा ये है कि आज हम एन वोहरा समिति के रिपोर्ट के अधिकांश भागों से अनजान हैं, हमें पता ही नहीं। कोई बात नहीं, उस रिपोर्ट के अधिकांश हिस्सों के विषय में हमें भले ही पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के जो मुख्य हिस्से हैं जिससे यह बात प्रामाणिक तौर पर कही गई है कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स में पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग्स के बीच एक नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस को तोड़ने की आवश्यकता है। एक गठजोड़ बना हुआ है और इस गठजोड़ को तोड़ने की आवश्यकता है। और यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, यह मुद्दा आज भी प्रासंगिक है कि यह गठजोड़ कैसे तोड़ा जाए। किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए आप, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आप देश के किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, राजनेताओं के अपराधियों से संबंधों के विषय में सामान्य जनता जानती है और उनमें से अधिकांश अपराधी राजनेता बन जाते हैं। या दूसरी बात यह है कि अधिकांश राजनेताओं को ऐसे अपराधियों का और आपराधिक समूह के लोगों का संरक्षण हासिल है, संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद भी ऐसे अपराधियों के प्रति कठोर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। हमारे देश में ऐसे कठोर कानून नहीं है,
हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमज़ोर है और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमज़ोरी का लाभ यह नेक्सस उठाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपराधी उठाते हैं, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमज़ोरी का लाभ यह पूरा का पूरा सिंडिकेट, यह पूरा का पूरा नेक्सस उठा रहा है। इसलिए सरकारों को इस दिशा में चिंतन करना होगा, लोगों को चिंतन करना होगा, सिविल समाज के संगठनों को चिंतन करना होगा, संसद को इसके लिए प्रभावी अधिनियम बनाना होगा, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमज़ोरियों को दूर किया जा सके और आपराधिक न्याय प्रणाली की कमज़ोरियों का लाभ यह सिंडिकेट न उठा सके। पहली बात। और दूसरी बात, कानून बनाकर, नोडल सेल बनाकर इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हमें कठोर इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। जनता को जागरूकता का परिचय देना होगा, ऐसे लोगों को राजनीति में प्रोत्साहन देना होगा, प्रवेश देना होगा जो इस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं, जो इस नेक्सस के अगेंस्ट है। तो राजनीति और प्रशासन के अपराधीकरण के विषय में हम लोग इस चर्चा को इसी संक्षिप्त चर्चा के साथ विराम देते हैं। इस चर्चा का सार यही है कि अपराध राजनीति और प्रशासन का चोली दामन का साथ बन चुका है और चोली दामन का यह साथ आज भी विद्यमान है, बना हुआ है। अनेक घटनाक्रमों से, अनेक घटनाओं से, अनेक उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति का यदि कठोर प्रदर्शन किया जाए तो इसे दूर किया जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।